बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। एमए पॉलिटिकल साइंस पर्चा है जी बैनुल अक़वामी कानून। इसके एक नए मौजू की तरफ जो कि आज हम कर रहे थे शॉर्ट क्वेश्चन साहब के लेक्चर्स की तरह, तो नए जो मौजूआत हैं, नए जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आज हम करेंगे जी। तकरीबन 27 सवाल हम 27 शॉर्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद जो अगले हैं नेक्स्ट वो हम इस लेक्चर में कुछ कवर करेंगे। तो आज के जो सवालात हैं उनमें जो सबसे पहला सवाल है वो है जी हाई जैकिंग या फ़िज़ाई अगवा या हवाई अगवा, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं जी हाई जैकिंग क्या है जी? किसी भी फ़र्द का या अफराद का हवाई जहाज़ के ऊपर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करना हवाई जहाज़ पे, उसके अमले को यरगमाल बनाना, लोगों को यरगमाल बनाना, वहाँ के माल को, उसमें जो लोगों का सामान माल है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, या इस तरह का किसी भी तरह का कोई फेल सर अंजाम देना जिसमें टोटली हवाई जो असूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही हो, तो इस चीज़ को हम हाई जैकिंग से तशबीह देते हैं, तो हाई जैकिंग करार देते हैं जी। हाई जैकिंग की जो लेटेस्ट जो मिसाल हमारे पास मौजूद है जी, वो है जी 24 फरवरी 2019 को एक बंगाली नौजवान था जो कि सिर्फ 26 साल था। इसने बेयामान बांग्लादेश एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 147 को हाई जैक किया, और फिर बाद में ये जब इसने लैंड किया था बांग्लादेश की ज़मीन पे, तो ये जो हाई जैकर था ये बांग्लादेशी फ़ौज की हाथों मारा गया था। हाँ जी, इसके बाद जो अगला सवाल है हमारा वो है जी मिनरो डॉक्ट्राइन। जेम्स मिनरो जो था जी, ये अमेरिकी सदर था जिसने एक पॉलिसी पेश की थी, जिस पॉलिसी के तहत अमेरिका को बिल्कुल बाकी दुनिया से अलग थलग रहने की तजवीज़ दी गई, और दुनिया को ये कहा गया कि अगर आपने हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी की तो ये सीधे सीधे दुश्मनी तस्वुर की जाएगी। ये जो मिनरो डॉक्ट्राइन है, इसकी अहम पॉलिसियाँ ये थी कि बरअज़म अमेरिका में यूरोप अपनी कॉलोनियाँ ना बनाए। नंबर 2, अमेरिका को यूरोप की जंग और मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं। नंबर 3, अमेरिका के अंदरूनी मामलात में दखल देना मदाखलत तस्वर होगा और ये दोस्ताना फेर हरगिज़ जान नहीं समझा जाएगा। तो ये जो बेसिकली जेम्स मिनरो की जो ये जो मौज़ूआत पे इस्लाहात जो लिखी, ये जो पॉलिसी है ये मिनरो डॉक्ट्राइन कहलाती है जी। जबकि मिनरो डॉक्ट्राइन नाम से लिखी गई किताब जो लिखी थी जॉन क्यूंसे एडम, इन्होंने लिखी थी, और इस किताब के अंदर इन्होंने प्रेसिडेंट जॉन मिनरो की जो पॉलिसी है उसका जिक्र किया था। यही पॉलिसी जो है ये मिनरो डॉक्ट्राइन फिर कहलाती है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगली बात आ जाता है जी, अगला सवाल हमारा है जी डबल नेशनैलिटी, दोहरी शहरियत। एक फ़र्द का बैक वक्त एक से ज़ायद शहरियत का हामिल होना दोहरी शहरियत के ज़ुमरे में आता है। ये जो दोहरी शहरियत है ये किसी भी वजह से मिल सकती है। पाकिस्तान का वालदैन, बच्चे के वालदैन पाकिस्तानी थे, बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ, बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने अमेरिका की नेशनैलिटी ले ली। वो जब पाकिस्तान आएगा, जब अपने वालदैन के साथ पाकिस्तान आया और उसकी 18 साल उम्र हो चुकी थी, उसने पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी ले ली। तो इस ऐसे मामले के अंदर दोहरी शहरियत को वो हामिल हो जाएगा कि उसको वालदैन के मुल्क की भी शहरियत मिल गई और अपनी पैदाइश का जो इलाका था उसकी शहरियत भी उसके पास ऑलरेडी मौजूद थी। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फ़र्द जो है वो बैक वक्त दो शहरियतों का हामिल हो जाएगा, जबकि आलमी कवानीन ये कहते हैं कि एक फ़र्द एक वक्त में सिर्फ एक रियासत का शहरी रह सकता है। ये बात ज़हन नशीन रहे कि जब वो फ़र्द किसी भी मामले के अंदर पकड़ा जाएगा, कोई ऐसे इख्तलाफात या कोई मसाइल पैदा होंगे, तो उस फ़र्द की जो आबाई शरीयत है, जो सबसे पहली जो उसकी फ़र्स्ट नेशनैलिटी थी, वो मुल्क उस फ़र्द का असल ज़िम्मेदार बनता है, जाके वो ज़िम्मेदार कहलाया जाता है। ठीक है जी। एक फ़र्द है ना, उसको चस्का बन गया, एक मुल्क से दूसरे गया, शरीयत ली, फिर किसी तीसरे मुल्क चला गया, शरीयत ली, काम करता चला गया यही, लेकिन उसका असल ज़िम्मेदार मुल्क जो है आलमी कानून की नज़र में उसका आबाई मुल्क होता है, वो ज़िम्मेदार होता है जी। 12 जी, एक वक्त में सिर्फ एक नेशनैलिटी होनी चाहिए, ये तबसरे आप आजकल अपनी असम्बलियों के अंदर भी सुनते होंगे, हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी यही चर्चे हैं, दोहरी नेशनैलिटियों वाले। ठीक है जी।
ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि हमारे जैसे गरीब ममालिक के अंदर यही चलता है कि लोग, हमारे सियासतदान दो दो तीन नेशनैलिटियों के हामिल होते हैं, पाकिस्तानी भी और दीगर जो बाहर के मुल्क की नेशनैलिटी हैं वो भी उनके पास मौजूद होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वो है जी आर्बिट्रेटर, सालिस। हाँ जी, दो या दो से ज़ायद मुतनाज़ फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह करवाने वाला जो मुल्क, नुमाइंदा या फ़र्द, शख्सियत, इदारा सालिस कहलाता है। मुतनाज़ फ़रीक़ैन सालिस को अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ामंदी से चुनती हैं। मुतनाज़ फ़रीक़ैन सालिस के किए हुए फ़ैसले पे मनोअन अमल करने की पाबंद होती है। ठीक है जी। तो हमने मिसाल लिखी रन ऑफ कच्छ, पाकिस्तान और इंडिया का जो महाज रन ऑफ कच्छ, उसका तनाज़े का फ़ैसला 1968 के अंदर रूस ने किया और हमने उसको कबूल किया। अच्छा जी, इसके बाद अगला सवाल हमारा आ जाता है कुदरती इजाफ़ा या एक्रेशन। हाँ जी, कुदरती इजाफ़ा या एक्रेशन किसी भी रियासत की हदूद के अंदर होने वाला इजाफ़ा, कुदरती तौर पे होने वाला इजाफ़ा एक्रेशन कहलाता है। ये इजाफ़ा सैलाब की वजह से, ज़लज़ला की वजह से, आतिशफ़शानी के फटने की वजह से या समंदर के अंदर कोई जज़ीरा नमूदार होने की सूरत में पेश आता है। ठीक है जी। इस अमल को, इस टर्म को हम रियासत के रकबे में होने वाले कुदरती इजाफ़ा की टर्म को हम एक्रेशन कहते हैं। माज़रत के साथ जी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी वो है जी इल्हाक या अनेक्सेशन। ये वैसे नेक्सस लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब होता है जोड़ना। अनेक्सेशन से मुराद किसी रियासत या उसके किसी मखसूस इलाके का किसी दूसरी रियासत के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ जुड़ जाना या किसी मजबूरी की वजह से जुड़ जाना, या एक रियासत अपने किसी इलाके को दूसरी इलाके की हवा सुपुर्द कर देती है, बेच देती है। इस सूरत में वो इलाका किसी नई रियासत के साथ जुड़ जाता है। तो इस अमल को हम इल्हाक कहते हैं। ये जंग की सूरत में भी हो सकता है इल्हाक, और ये अमन की सूरत में भी, वहाँ उन दिनों में भी मुमकिन है। तो इल्हाक जो है इसमें होता ये है कि मुल्हिक होने वाली जो ख़ित्ता है, जो इल्हाक करने वाला ख़ित्ता है या इलाका है, उसकी आवाम को इल्हाक जिसके साथ किया जा रहा है उस स्टेट की नेशनैलिटी ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, इसकी मिसाल हमने क्या लिखी जी, जापान ने 1910 में कोरिया के इल्हाक का बाकायदा फ़ैसला किया। हालांकि कोरिया लंबे अरसे से जापान के ज़ेर तसल्लुत चला आ रहा था। इसी तरह हालिया जो दौर में 14 जून 2015 के अंदर क्रीमिया ने रूस से इल्हाक का ऐलान किया। क्रीमिया यूक्रेन का एक खिता है, इलाका जो रशिया के साथ बॉर्डर के साथ मिलता है, तो उसने रशिया के साथ इल्हाक कर लिया। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी ससेशन, सपुर्दगी या तहवील। ससेशन, हाँ जी, जब कोई रियासत अपनी रज़ामंदी के साथ, अपनी मर्ज़ी से, अपनी किसी मजबूरियों की वजह से या किसी टेंशन की वजह से अपने किसी खित्ते को बखुशी या मजबूरी के तहत दूसरी रियासत के हवाले कर देती है, तो इस अमल को, इस माज़रत जी, इस सपुर्दगी के अमल को, इस तहवील में देने के अमल को ससेशन कहते हैं जी। ठीक है जी। इसकी मिसाल 18 अक्टूबर 1867 अलास्का का रशिया की जानिब से अमेरिका के हाथों फ़रोख्त किया जाना है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगला सवाल है जी प्रिस्क्रिप्शन, हदायत या दस्तूर अमल। हाँ जी, अगर कोई रियासत किसी मखसूस इलाके के अंदर लंबे अरसे से असर व रसूख कायम किए हो, लंबे अरसे से किसी इलाके के इंतज़ामात चला रही हो और इस इंतज़ामात चलाने पे किसी भी दुनिया की दूसरी रियासत को कोई एतराज़ ना हो और ये कंट्रोल जो है उसका बड़ा पुरअमन हो, तो ऐसी सूरत में इस अमल को जो कहा जाता है, इस अमल के तहत वो रियासत उस इलाके के अंदर अपने जो अख्तियारात का इस्तेमाल करेगी, उन चीज़ों को, इस अमल को प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है।
अमूमन अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से रियासतों को कुछ रियासतों की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं। ऐसी सूरत में वो रियासत जिसके पास वो कंट्रोल है, वो रियासत अपने वहाँ पे अफ़आल व अपनी रज़ामंदी या कंट्रोल का मुकम्मल हक़ रखती है, इसी असूल के तहत, प्रिस्क्रिप्शन के असूल के तहत। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जी कॉन्ट्राबैंड, या इनको हम उर्दू में कहते हैं ममनूआ अशिया। हालत जंग हो, हालत अमन हो, रियासतों ने जिन चीज़ों पे ख़रीदो फ़रोख्त पे पाबंदी लगा रखी होती है उनको हम कंट्राबैंड कहते हैं, क्योंकि रियासत या रियासतें इन चीज़ों को अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की आवाम के लिए नुकसानदेह समझती हैं, इस वजह से इनको ममनू करार दिया जाता है। ये ममनूआ अशिया ना तो अपने मुल्क से बाहर बेची जा सकती हैं, ना दूसरे ममालिक से ख़रीदी जा सकती हैं, इसलिए इनको कंट्राबैंड कहा जाता है। अच्छा जी, इसी से मिलता जुलता जो दूसरा सवाल है, नॉन कंट्राबैंड या गैर ममनूआ अशिया, या इनको फ्री आर्टिकल्स भी कहा जाता है। नॉन कंट्राबैंड या फ्री आर्टिकल्स, ऐसी अशिया जो एक रियासत से दूसरी रियासत में ख़रीदने या बेचने, वो जो ख़रीदने या बेचने दोनों सूरतों में उन पर कोई पाबंदी नहीं होती, इनको नॉन कंट्राबैंड कहा जाता है। चाहे जंग के हालात हों, चाहे अमन के हालात हों, ये चीज़ें बेची भी जा सकती हैं, ख़रीदी भी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे मेकअप का सामान, सुर्खी, पाउडर, क्रीमें, जो कुछ भी है, जूते हैं, पेन पेंसिलें हैं, स्टेशनरी, खुश परफ्यूम वगैरह हो गया, घड़ियाँ हो गई, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन कंट्राबैंड के ज़ुमरे में आएंगी। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला सवाल है जी हमारा, वो है कन्वेंशन या मजलिस या अहदनामा। ठीक है जी, जो नेक्स्ट हमने इधर लिखा मजलिस, अहदनामा या कन्वेंशन। ठीक है जी, पर जी आप नोट कर लेंगे यहाँ से। हाँ जी, कन्वेंशन जी, कन्वेंशन क्या है जी, या ये जो मजलिस से अहदनामा क्या है? आलमी सतह पे बैनुल रियासती जो रियासतों का कोई भी इज्तिमा है जो क्या करता है, आलमी मसाइल और मामलात को हल करने के लिए कवायद व ज़वाबित बनाता है, ये कसीरुल रियासती इजलास कन्वेंशन कहलाता है। ठीक है जी, कन्वेंशन की ढेर सारी मिसालें हैं। अमूमन जो कन्वेंशन को दो मफ़हूम में लिया जाता है वो है, नंबर एक है कि बहुत सारी रियासतों के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा। नंबर टू, किसी बैनुल अक़वामी इदारे की तरफ से असूल व ज़वाबित पर मबनी कोई दस्तावेज़, ये भी कन्वेंशन कहलाती है। इस मिसाल के तौर पे हैग कन्वेंशन 1899, जिनेवा कन्वेंशन 1907, मज़दूरों की आलमी कॉन्फ्रेंस, बैनुल अक़वामी सिविल एविएशन की तंजीम वगैरह, ये सारे इस ज़ुमरे में लिए जाते हैं। हाँ जी, अगला हमारा क्वेश्चन है मजलिसी आदाब या सियासी तहरीर, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है जी, प्रोटोकॉल जनरली हम ऑन मानों में लेते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की टर्म के अंदर, इंटरनेशनल लॉ की टर्म के अंदर प्रोटोकॉल किसी और सेंस में लिया जाता है। हाँ जी, प्रोटोकॉल से क्या मुराद है जी? किसी भी आलमी सतह पर कन्वेंशन से कबल तय पाने वाले जो असूल व ज़वाबित हैं, जो किस तरह तय पाते हैं, नुमाइंदों की गुफ्तगू से तय पाते हैं। जो मुआहदे में शरीक जो नुमाइंदे होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो जाके उससे पहले जो जनरल गुफ्तगू करते हैं, जो असूल व ज़वाबित तय करते हैं कि हम इन चीज़ों के दायरा कार में रहते हुए आगे मुआहदा करेंगे, तो इस चीज़ को प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस रस्मी गुफ्तगू, इस बहस मुबैसा पहले से तय करने की जो शराइत तय करने वाली है, इनको प्रोटोकॉल कहा जाता है। हर काम से पहले, तकरीबन हर आलमी इदारे कायम करने से पहले, हर कन्वेंशन से पहले प्रोटोकॉल उसका ज़रूर होता है। मसलन 1930 में हैग प्रोटोकॉल ऐसी एक मिसाल है। इसी तरह 1924 के अंदर मुस्तकिल आलमी अदालत बराए इंसाफ की तश्कील से पहले भी इसका प्रोटोकॉल जो है वो सामने आया था जी। हाँ जी, अगला हमारा सवाल है जी एग्रीमेंट या समझौता। दो या दो से ज़ायद रियासतों के दरमियान तय पाने वाली ऐसी दस्तावेज़ जिस पे सरबराह रियासत या सरबराह हुकूमत की दस्तखत की बजाय उस रियासत के नुमाइंदा के दस्तखत हों। ये वज़ीर ख़ारजा भी हो सकता है, सफ़ीर भी हो सकता है, कोई और ख़ुसूसी नुमाइंदा भी हो सकता है।
तो ऐसी दस्तावेज़ जो है ये एग्रीमेंट कहलाती है। एग्रीमेंट अमूमन कम ममालिक यानी कि उसमें एग्रीमेंट में अमूमन थोड़े मुल्क शामिल होते हैं, कसीरुल रियासती ये नहीं होता। ठीक है जी। इस एग्रीमेंट को रियासती नुमाइंदे के दस्तखत के बाद मज़ीद किसी किस्म की तस्दीक की तौसीक की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, इसी तरह का नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है जी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तस्फिया या बंदोबस्त। रियासती नुमाइंदों की आर्जी नोयत के मामलात को तय करने के लिए अमूमन रियासती नुमाइंदे जो है ना जी, रियासतों के आपस के जो झगड़े तनाज़ात, इनको एक दफ़ा तय करने के लिए, ताकि ये बस इधर मट्टी डाली जाए, ख़त्म हो मामला, तो इसको तय करने के लिए रियासती नुमाइंदे जो भी इक़दाम उठाते हैं ये अरेंजमेंट कहलाते हैं। ठीक है जी। तो इस अरेंजमेंट की जो हैसियत है मुआहदा, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, इससे भी बाद की है। ठीक है, इससे भी कम दर्जे का ये स्टेज आता है जिसकी। और अरेंजमेंट की मंजूरी के लिए सरबराह रियासत के या सरबराह हुकूमत के दस्तखतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है जी वो है प्रोसेस वर्बल, यानी कि ज़बानी अमल। ठीक है जी। लफ्ज़ी मानी इसका यही है प्रोसेस वर्बल का, ज़बानी तय पाने वाला अमल। दो या दो से ज़ायद रियासतों के माबैन समझौते की शराइत पर जब इत्तेफाक राय करके उनको रिकॉर्ड की सूरत में लिख लिया जाता है तो ये चीज़ क्या कहलाती है जी, प्रोसेस वर्बल कहलाती है। मिसाल हमने लिखी है जी 1892 के अंदर ज़ेवरिच के मकाम पर इटली और स्विट्ज़रलैंड के नुमाइंदों के दरमियान एक इसी तरह का प्रोसेस वर्बल तय हुआ, जिसके बाद इनके दरमियान एक तिजारती मुआहदा किया गया था। यहाँ एक और चीज़ इसी से मिलती जुलती चीज़, वो फिर मैंने अलग सवाल नहीं बनाया, वो हम उसको कहते हैं जी प्रोटोकॉल वर्बल। हर सिफारती कॉन्फ्रेंस के बाद जो समरी तैयार होती है, जो नताइज तैयार होते हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई जाती है चीज़, उसको प्रोटोकॉल वर्बल कहा जाता है। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी वो है स्टेट्यूट, कवायदो ज़वाबित। कोई भी आलमी इदारा तश्कील देने से पहले बाकायदा तौर पे उसका ढांचा तश्कील जो दिया जाता है, उसके रोज़मर्रा के अमूर सर अंजाम देने के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं, जो असूल ज़वाबित तय होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी, उनको स्टेट्यूट कहा जाता है। ठीक है जी। हर आलमी इदारे के क़याम से पहले ये काम हुआ है, हत्ता कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो क़याम 1945 के अंदर हुआ, उससे पहले भी इसका स्टेट्यूट तैयार किया गया था। हाँ जी, इसके बाद हमारा अगला सवाल है जी, जो कि आज के लेक्चर का हम आखिरी सवाल ही करेंगे जी, वो है जी डेक्लरेशन, ऐलान। ठीक है जी। हाँ जी, डेक्लरेशन के लफ्ज़ी मानी है इतला या ऐलान। किसी भी मुआहदा के बाद या किसी कन्वेंशन के तय पा जाने के बाद जो दस्तावेज़ या तजावीज़ होती हैं उनको दरअसल डेक्लरेशन ही कहा जाता है, इसका नाम दिया जाता है। जैसे जिनेवा डेक्लरेशन, 1856 का पेरिस डेक्लरेशन। ठीक है जी, ये सारे ज़ुमरे में लिए जाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये थे सवालात यहाँ तक, और नंबर वो मैं उधर लिख दूँगा लेक्चर की जब वो थंबनेल पे, और बाकी इंशाल्लाह जो सवालात हैं जो रहते हैं, उम्मीद है 2 से 3 लेक्चर के अंदर कवर हो जाएंगे। तो बहरहाल आप देखें, इससे मुस्तफ़ीद हों और मुझे भी फ़ायदा पहुँचाएँ। ठीक है ना जी। मैंने जब ये काम अब शुरू कर दिया है तो मुझे भी कुछ फ़ायदा चलो इसका हो जाए। अगले लेक्चर तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।